नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से एक प्रमुख विषय जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। और पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे इंडियन गवर्नेंस सिस्टम के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो इस प्रकार देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में क्या बृहद विचारधारा है। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर भारतीय संविधान के निर्माण की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के द्वारा जब इस गुलामी के जंजीर से स्वतंत्र हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही भारत में एक पार्लियामेंट सिस्टम, जो शासन की व्यवस्था है, पार्लियामेंट सिस्टम, उस पार्लियामेंट सिस्टम के द्वारा भारत में एक संवैधानिक विकास का क्रम के निर्माण के रूप में एक विचारधारा भारतीय राजनेताओं के समक्ष रखने का प्रस्ताव किया। उसके संदर्भ में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि संविधान का निर्माण ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो पार्लियामेंट सिस्टम के द्वारा, ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो एक विचार का प्रस्ताव रखा गया, उससे पहले भी संविधान की मांग के लिए, संविधान के निर्माण के लिए और संविधान सभा की मांग के लिए कई लोगों का एक प्रस्ताव रखा गया। जैसे आप देखेंगे कि 1924 में संविधान सभा का विचार पहली बार स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था, पहली बार। पुनः आप देखेंगे कि 1934 में संविधान सभा के गठन का, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो, उसका एक सभा हो, उसके गठन का विचार सर्वप्रथम यम एन राय द्वारा रखा गया था। सबसे पहली बात है यह, ठीक है, कि संविधान सभा के गठन का जो विचार है वह यम एन राय द्वारा रखा गया था। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो भारत के संवैधानिक विकास क्रम रहा है, देखिए, जब हम संवैधानिक विकास क्रम की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश कंपनी के शासन व्यवस्था के द्वारा जब भारत के कुछ अभिन्न भूभाग पर कब्जा कर लिया जाता है, मैं अभिन्न शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पेशवा साम्राज्य, जो मराठा साम्राज्य था, असल में मराठों के अंदर ही ऐसी शक्ति थी कि जो मुगलों का स्थान ले सकते थे। तो इस प्रकार जब मराठों पर भी कब्जा हो गया तो आप देखेंगे ये कंपनी के शासन व्यवस्था के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को विनियमित करने का कार्य किया। ठीक है। अब मामला क्या है, इसी के द्वारा आप देखेंगे धीरे धीरे 1935 जो कि भारत शासन अधिनियम है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण, तो इस प्रकार 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि 1942 में क्रिप्स मिशन के बाद, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के बाद, देश में 1946 में ही 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का गठन हुआ।
यानी कि संविधान सभा के गठन से पहले भी ऐसे बहुत सारे कालक्रम रहे हैं जो भारत के संविधान सभा की निर्माण के लिए मांग किया गया है। इसी क्रम में आप देखेंगे 1940 में इस मांग को जैसे निरंतर एक मांग बढ़ता चला जा रहा है, आप देखेंगे कि वर्ष 1940 तक इस मांग को अनंतः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप देखेंगे इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में ही आया। पुनः आप देखेंगे 1942 में क्रिप्स के संविधान के प्रस्ताव को जो भारतीय एक राजनेता थे, इन्होंने हालांकि स्वीकार नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे एक संवैधानिक निर्माण का क्रम चलता जा रहा है। फिर आप देखेंगे कि वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को सभी दलों द्वारा, जो भी पार्टियां थी, उन पार्टियों में मुख्य पार्टी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी था। क्योंकि आपको पता है कि 1885 के बाद जो कांग्रेस का गठन किया गया, उस कांग्रेस के गठन के बाद इन्हीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश को आजादी की ओर लाया गया, देश को आजाद भी करा दिया गया। क्योंकि यह एक संस्था था, राजनीतिक संस्था था। तो ये हो गया। इस प्रकार हम लोग देखेंगे संविधान सभा के गठन के रूप में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 संविधान सभा का गठन हुआ। और सबसे बड़ी बात, संविधान सभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है कि इस क्षेत्र से, इस रीजन से इतने प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो वहां की पॉपुलेशन है, जो वहां की डाइवर्सिटी है। अच्छा, ये बात आज भी लागू है। आप चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, तो प्रतिनिधियों के चुनाव में जनसंख्या का जो एक फैक्टर है, आज भी लागू है। तो इस प्रकार ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। यहां ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब क्या है? जहां पे प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जहां पे उनका एक कॉलोनी के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में देसी रियासतें भी, राजे रजवाड़े भी रहे हैं, तो उस प्रांतों में जो चुनाव हुआ सदस्यों का संविधान सभा के, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं सकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। और ऐसा नहीं है कि वहां जनसंख्या का फैक्टर नहीं है, बिल्कुल है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ही जनसंख्या का फैक्टर लागू होता है। इस प्रकार संविधान सभा का गठन ऐसा माना जा सकता है कि असंतः, यानी कि कुछ मात्रा में निर्वाचित, ब्रिटिश प्रांतों में निर्वाचित तो था ही, एवं नामित सदस्यों जो रियासतों के प्रमुख हैं, उनके द्वारा मेंबर को, जो संविधान सभा के मेंबर हैं, उन्हें नामित भी किया जाता था, के द्वारा किया गया। ठीक। दूसरी बात क्या है? ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहां की विधायिका से हुआ था। महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार अब हम लोग थोड़ा सा संविधान सभा की कार्यवाही पे बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुआ।
लेकिन एक जो फैक्चुअल डेटा है कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा में शामिल हुए थे लोग, लेकिन बैठक का बहिष्कार किया था। वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई नहीं अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया है और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। आप जानते हैं कि बी.टी. कृष्णामाचारी फिर बाद में जो प्रारूप समिति है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके मेंबर भी बनाए गए हैं। जो संविधान सभा का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम लोग जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना बनकर उभरा है, प्रीमेम्बल। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी देश के संविधान का जो प्रस्तावना होता है वो बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि पूरे संविधान का जो एक दर्शन है उसके प्रस्तावना में ही निहित है। इस प्रकार अगर बात किया जाए उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, को प्रस्तुत किए संविधान सभा में ही। ये डेट 13 दिसंबर 1946 है। इसमें संवैधानिक संरचना के मूल तत्व, जो फंडामेंटल एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमारे संविधान में क्या होगा, संविधान के प्रत्येक भाग की क्या कार्यशैली होगी, अनुच्छेद हैं, जो अनुसूचियां हैं, इनकी क्या एक दर्शन की, अगर मैं बहुत ही साधारण शब्दों में कहा जाए तो पूरे संविधान का एक मूल तत्व और दर्शन उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रीमेम्बल में निहित है। यह बेहद इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रीमेम्बल इसी उद्देश्य प्रस्ताव का एक संशोधित रूप है, जैसा कि आपको अभी हमने बताया ये बात। अच्छा, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ, फिर देश में एक अन्य भी कानून का निर्माण हुआ है, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। असल में इस अधिनियम के द्वारा पूरी तरीके से जो शक्ति है, विधायी शक्ति है और जो कार्यपालिकीय शक्ति है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और यह अंतिम रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा निर्माण या निर्मित अंतिम कानून भी है। ठीक है, तो इस प्रकार बेहद इंपॉर्टेंट है कि इस पहलू को भी हम लोग समझ लें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारत में जैसे कि देसी रियासतें हो गया, फिर मुस्लिम लीग हो गया, ठीक है, इनका जो एक विचारधारा रहा है वो बहुत ही तटस्थ रहा है। ऐसा नहीं है कि देसी रियासतों में कुछ ऐसे रियासतें थे जो ना ही भारत के संविधान में ना ही पाकिस्तान के संविधान सभा में सम्मिलित होना चाह रहे थे, क्योंकि इनकी अपनी विशेषताएं थी। तो इस प्रकार इस कानून के द्वारा इन सारे वाक्यों का, शब्दों का समाधान भी किया गया है। और आप जानते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली और इसी के द्वारा भारत का विभाजन भी हुआ, एक पाकिस्तान के रूप में, एक इंडिया के रूप में।
क्योंकि यहाँ पे जो बेहद इंपॉर्टेंट पहलू है, मुस्लिम लीग का एक अलग विचारधारा था। अगर मैं बात करूं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में क्या बदलाव किया है, तो जो मेन फैक्ट है वो ये है कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गया जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। क्योंकि आपको हमने बताया ना कि यह एक अंतिम कानून था। यहां संप्रभु कहने का मतलब क्या है कि जो भारत की निर्णय लेने की शक्ति है वो भारत की जनता के पास है। लेकिन पूरी तरीके से आप जानते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं, भले ही उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चयन हुआ जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन पूरी तरीके से यह क्या है ना कि पारदर्शी व्यवस्था नहीं था। इस प्रकार अगर मैं बात करूं कि संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य भी रहे हैं, जैसे आप देखेंगे मई 1949 में जो राष्ट्रमंडल है, इसमें भारत की सदस्यता की पुष्टि करना, ये संविधान सभा के द्वारा ही राष्ट्रमंडल में भारत को मेंबर बनाया गया था। क्योंकि यहां से एक बार प्रश्न भी आरओ में बना था कि क्या राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को प्रभावित करता है, तो ऐसा नहीं है। ये भारत की स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है। इसमें किसी भी प्रकार का ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई दबाव नहीं था। इसके साथ साथ संविधान सभा के और अन्य भी कार्य हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। यह भी एक फैक्चुअल डेटा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी संविधान सभा में अपनाया गया है। और यहां से फैक्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते ही हैं कि इस डेट को, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया, 24 जनवरी 1950 को। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी संविधान सभा के द्वारा ही चुना गया था। ये भी 24 जनवरी 1950 ही है। ठीक है, तो ये सब जो है बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम के पहलू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। हालांकि संविधान सभा ने ही बाद में 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनाव के बाद नई संसद का गठन किया गया है। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ, लेकिन एक बार पुनः बैठक हुआ है जो 26 जनवरी 1950 को है। और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही प्रीमेम्बल को पूरी तरीके से प्रस्तावना को अंगीकृत के रूप में माना गया है। ठीक है, इस प्रकार अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा का कुल सत्र जो है 11 है, 11। इसके साथ साथ जो कुल टाइम लगा है वह है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये हमारे संविधान सभा की एक कार्य अवधि है संविधान निर्माण करने का। इसके साथ साथ जो बेहद कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वह है कि समितियों के बारे में, चूंकि संविधान सभा प्रत्येक शब्दों और कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार था संवैधानिक दृष्टि से, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी समितियां भी बनाई गई थी जिनका प्रत्येक तरह से अलग अलग विशेष कार्य सौंपा गया था। जैसे
आप देखेंगे संघ शक्ति समिति या संघ समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति, इसके जो प्रमुख थे वह जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति या राज्य समिति, इनका जो प्रमुख कार्य रहा है वो राज्यों के साथ एक समझौतावादी विचारधारा का निर्माण करना। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान में भाग 1 में आर्टिकल 1 में साफ साफ बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ऐसा नहीं है कि भारत के राज्य और केंद्र के बीच कोई समझौते का परिणाम है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के राज्य केंद्र से अलग भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे जो प्रमुख समिति हैं, चाहे संघ शक्ति समिति हो, संघ संविधान समिति हो या राज्य समिति हो, उसके जो प्रमुख रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे, अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ प्रक्रिया नियम संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। इस प्रकार यह भी बेहद इंपॉर्टेंट समिति है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पूरे संविधान में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति रहा है, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके प्रमुख सरदार पटेल रहे हैं। आप बहुत ही साधारण शब्दों में कह देते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन उस राज्यों को संघ बनाने के लिए इन लोगों की बेहद अहम भूमिका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरदार पटेल, आप जानते हैं, पूरे प्रांत को, देसी रियासतों, राजे रजवाड़े को आपस में एक रूपता, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को एक रूपता बनाने में इनका प्रमुख योगदान है। इसीलिए इनको प्रांतीय संविधान समिति का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट कमेटी प्रारूप समिति। देखिए, प्रारूप समिति का मतलब यहां पे क्या है? क्योंकि प्रत्येक समितियों का अलग अलग कार्य है। अब समितियों का अलग अलग कार्य है, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक समिति में और मेंबर नहीं है, बहुत और भी अधिक मेंबर जुड़े गए हैं। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात किया जाए प्रारूप समिति में, तो इसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने पूरी तरीके से, चूंकि प्रारूप समिति का क्या कार्य था? प्रारूप समिति का कार्य यह था कि जो भी मेंबर संविधान सभा में अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उनकी सारी बातों को समझ करके फिर उसे नए सिरे से संविधान में वर्णित करना। ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों हेतु एक परामर्शी समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल ही थे। अभी आपको हमने एक बात बताया कि संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसीलिए कहा जाता है ना कि संविधान को रचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें अध्यक्ष को शामिल करते हुए टोटल 7 सदस्य शामिल थे। ठीक है। एक फैक्ट और बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कि संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा के बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो कि हम प्रस्तावना में देखेंगे। इस समय इसमें उद्देशिका में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल था। ये बात भी ध्यान रखना है कि शुरुआत में तो 8 अनुसूची थी, बाद में जो 4 अनुसूचियां जोड़ा गया है तब जाकर के 12 हुआ है। ठीक है।
इस प्रकार कुछ फैक्ट जैसे बी.एन. राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी ध्यान रखना है। और संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार ड्राफ्ट्समैन थे एस.एन. मुखर्जी। ठीक, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद आप देखेंगे संविधान सभा की विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या है, अगर संविधान सभा की विशेषताओं की बात किया जाए, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में एक संवैधानिक संशोधन है, 42वां संवैधानिक संशोधन वर्ष 1976 में हुआ है। इसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये संविधान में इतना ज्यादा संवैधानिक संशोधन इसके द्वारा हुआ है कि इसे हम एक लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का एक छोटा सा भाग के रूप में जानते हैं। और भारतीय संविधान की एक अहम विशेषता कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ये वाद रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय सबसे बड़ी पीठ, 13 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले के अनुसार संसद द्वारा किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो संविधान की एक विशेषता और है कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो मूलभूत संरचना है उसमें संसद यानी कि पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। और निरंतर आप धीरे धीरे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये बात धीरे धीरे व्यक्त करता रहता है कि ये मूल संरचना का भाग है। आप जैसे फंडामेंटल राइट को ले लीजिए, मूल अधिकार को ले लीजिए। अब मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट उसके अपवाद है कि कानून बनाया जा सकता है, लेकिन जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सबसे लंबा लिखित संविधान। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से भारतीय संविधान का एक संबंध है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी वो इधर उधर फैला हुआ है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे लंबा है, लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है जो कि आप जान रहे हैं, लेकिन मूल रूप से 395 आर्टिकल है, लेकिन धीरे धीरे संवैधानिक संशोधन के द्वारा वो 470 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन मूल हमें 395 ही मानना है और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। और आपको पता है कि भारतीय संविधान केंद्र और राज्य दोनों में एक पार्लियामेंट सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट और भी है इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि संविधान का स्रोत के बारे में, कहां से किस देश से क्या रखा गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।